हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे भाई नेपाल से मौजूद हैं, जिनका नाम रोशन है और इनकी नेशनलिटी नेपाल है और हंगरी ये इस वक्त मौजूद है मेरे पास, हंगरी यूरोप में। ये इनका रेजिडेंस कार्ड और ये रहा इनका हेल्थ कार्ड। इसके बाद इनका ये टैक्स कार्ड भी इनको मिल चुका है और ये रहा इनका नेपाल का ड्राइविंग लाइसेंस। तो आज स्टोरी पूछेंगे भाई से कि भाई का जो नेपाल से हंगरी तक का सफ़र रहा, ये कैसे रहा, इनको वीज़ा कैसे मिला, और जो आप सभी पूछना चाहते हो कि हंगरी में इस वक्त क्या सिचुएशन है, हंगरी में इनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े एज ए नेपाली, तमाम चीज़ें आज इनसे पूछेंगे। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोशन भाई, जो आपने हाँ, अपना शुक्रिया। कीमती टाइम दिया। सबसे पहले प्लीज़ हमारे देखने वालों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद आगे बात को शुरू मेरा नाम रोशन श्रेष्ठ, मैं सेंजा नेपाल से आया हूँ। तो मेरा एज 23 है और मैं +2 कंप्लीट दे के आया हूँ। पहले आर्मी में ट्राई किया था, नहीं हुआ, तो अभी उसके हंगरी में। बाद आपने हंगरी हाँ। हंगरी आपका पहला कंट्री है जो आपने नेपाल से बाहर आप गए। हाँ जी। तो ये आपने पहले, ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़ लो, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वापस कर दूँ, TRC कार्ड भी आपका। तो अब रोशन भाई, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं नेपाल से यूरोपियन कंट्रीज़ में हाँ या जी। पाकिस्तान इंडिया से, तो पूछना चाहते हैं हंगरी के बारे में कि हंगरी में जब आप एक पाकिस्तान या इंडिया जैसे देश से या नेपाल से आते हो, तो स्टार्टिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आई स्टार्टिंग में? और मैं पहला आया तो कंपनी लेके आया था। मेरा दोस्त ने बताया था कि काठमांडू कंसल्टेंसी है, तो वो GCD से मैंने किया और मेरा वो लाइसेंस एक्सपायर्ड था। अच्छा, ये लाइसेंस आपने नया हाँ। बनवाया? हाँ जी। तो एक्सपायर्ड था ये लाइसेंस, मैं ड्राइविंग में आया हूँ ना, ये आपने डिलीवर के लिए। कैपिटल से बनवाया था, खटमंडू से? हाँ जी। चिप वाला लाइसेंस हाँ वहाँ जी। से ही बनता है। हाँ जी। तो ये लाइसेंस आपको चाहिए होगा अगर आप हंगरी में ड्राइविंग की जॉब के लिए या डिलीवरी की जॉब के लिए आना चाहते हो। तो ये लाइसेंस आपको, ये फॉर्मेट है लाइसेंस का, पीछे से भी दिखा रहा हूँ और आगे से भी, ये आप नोट कर लो जो नेपाल से रहने वाले लोग हैं। हाँ, और ये मेरा एक्सपायर्ड हो गया था जब मैंने 2 महीना आगे दिया था। तो मुझे मालूम नहीं था कि एक्सपायर्ड हो जाएगा, तब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, और मैंने दिया। तो 2 महीने के बाद में मेरा एडिशनल के लिए फिर वैलिड वाला लाइसेंस देने के लिए बोला, और मेरे दोस्त लोग को वही टाइम में वीज़ा भी आ गया और चला गया। अच्छा, तो मेरा 1 महीने के उन्होंने भी हंगरी के लिए ही अप्लाई किया हाँ, था? साथ में किए थे। तो उसका 2 महीने में आ गया, मेरा 2 महीने में एडिशनल मार्क दिया। तो 10 दिन का टाइम दिया था, तो मैं काठमांडू जाके वैलिड करके स्मार्ट निकाल लिया। तो इसके लिए पहला आपको नेपाल में वीज़ा चाहिए, मतलब कि 3 दिन में निकालना है। तो ये मेरे 10 दिन का टाइम दिया था, तो मेरे पास वीज़ा नहीं था, तो मैंने किसी इधर उधर करके मैंने बना दिया। अच्छा, ये आप ये कहना चाहते हो कि आपने इमरजेंसी में अगर बनवाना है ये लाइसेंस हाँ, नेपाल से, तो आपको तभी बना के देंगे कि आपके पास वीज़ा वीज़ा हो या है। वीज़ा एप्लीकेशन का हाँ। कोई फॉर्म वगैरह हो? नहीं नहीं, फॉर्म से नहीं मानेगा, वीज़ा वीज़ा ही होना दिखाना चाहिए। पड़ेगा। हाँ। अच्छा, वीज़ा दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? अभी तो ठंड है, तो पहला ठंड ही सर्दी बहुत बताया। ज़्यादा? हाँ, सर्दी है, नेपाल में उतना नहीं होता। नेपाल में कितना टेम्परेचर चल रहा है? मैं काठमांडू में बैठा हूँ। काठमांडू में मैं 3 तक होता है, मतलब ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होता। इधर तो माइनस है, माइनस? बर्फ़ रहता है। तो पहला तो यही बात है। और इसके अलावा और कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे फेस करनी पड़ी? इंश्योरेंस कार्ड आया 1 महीने बाद, एकोमोडेशन बाद में दिया 2-3 महीने के बाद, मतलब कि एकोमोडेशन पेपर, वो हाँ। QR कोड वाला? हाँ, हाँ जी। वो 2-3 महीने के बाद दिया। तो तब तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, मतलब अच्छा, कि जब तक आपकी QR कोड वाला एकोमोडेशन पेपर नहीं आएगा तब तक आप काम स्टार्ट नहीं कर हाँ, सकते? मतलब काम स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो बैंक अकाउंट वगैरह, सिम वगैरह वो नहीं अब ले हाँ, सकते? वो कुछ नहीं ले सकते। मतलब कि जो चीज़ में भी एकोमोडेशन फुल पेपर चाहिए इधर। तो तो ऐसा ये कितने टाइम के बाद आपका आ गया एकोमोडेशन पेपर? एकोमोडेशन 2 साढ़े 2 महीने में आ गया। 2 महीने आपको वेट करना हाँ। पड़ा हाँ। इसके लिए? ठीक है। आप क्या समझते हो कि हंगरी कंट्री डॉक्यूमेंट्स के लिए कैसा है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो विस्तार में तो अच्छा ही है, पर शुरू में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। मतलब पहला बार डिलीवर किया था तो कंपनी ने हमको बहुत झुला लिया था। जैसे कि सैलरी स्लिप नहीं देता कभी, डायरेक्ट इनकैश देता है, या टैक्स आईडी नहीं देता, टैक्स पे हो रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे भी कर सकता है। और इसके अलावा लैंग्वेज का कोई बैरियर आया हो या कोई? तो आपको डिलीवर में आना है तो आपको नंबर सिस्टम, ये हंगेरी का लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो आप सीख के आ सकते हैं, आपको आसान हो जाएगा बाद में। तो यही है हाँ आपको। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात बताई है रोशन भाई ने। स्पेशली अगर आप डिलीवरी के काम में आना चाहते हो, क्योंकि आजकल दुबई से, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया से बहुत से लोग आ रहे हैं,
तो अगर आप डिलीवरी के काम में आना चाहते हो हंगरी के अंदर, तो इंग्लिश भी लोग समझते हैं, नाइस पीपल्स हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो आपको कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 इनको हंगेरियन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं आती, कोई मसला नहीं, आप कम से कम आपको एक आइडिया होना चाहिए। और दूसरी, रोशन भाई ने बताने की कोशिश की कि ग्रेटिंग्स आपको आनी चाहिए, यानी कि हेलो, हाय, थैंक यू सो मच, ये वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं। थोड़े बहुत मैं भी बता देता हूँ आपको, यानी कि जब आप जाओ रेस्टोरेंट में तो आप उनको कह सकते हो हेलो सियास तो, और जब आपने उनको थैंक यू बोलना हो तो आप उनको कह सकते हो कोसुनो। और इसके अलावा जो काउंटिंग्स हैं, अगर आपने वो सीखनी हो तो आप बेशक मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, मैं हंगेरियन लैंग्वेज भी सिखाता हूँ लोगों को। इसके बाद मैं रोशन भाई से पूछना चाहूँगा कि हंगरी में इनको जो सैलरी दी कंपनी ने, वो कितनी सैलरी मिली, और क्या ये सेम कंपनी बाकी लोगों को प्रेफर करते हैं? पहली बार आया तो अच्छा ही दिया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अनुसार दिया था। 3,10,000 फॉरेन था हमारे वेरी कॉन्ट्रैक्ट गुड, अनुसार। 3,10,000 हाँ फॉरेन। जी, और 18% एज अनुसार 25, लेस देन का 18% था, तो ओवर का 33%, तो उसी हिसाब से दिया था। और बाद में सेकेंड सैलरी में तो पे स्लिप भी नहीं दिया, और 1,50,000-60,000 दिया। अच्छा, तो टैक्स गया और नहीं गया कुछ पता ही नहीं चला, मतलब हाफ का हाफ दिया। ठीक है रोशन भाई, अब आप ये बताएं कि आपने हंगरी कंट्री ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि इसमें अब मुझे यूरोप ही चुनना था, तो जिसमें वैकेंसी था उसमें आ गया मैं। इसके अलावा आप क्या, जो नेपाल से या इंडिया से या पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं, तो क्या आप उनको प्रेफर करोगे हंगरी कंट्री? हाँ, अच्छा है, डिलीवर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप सेल्फ ही कर सकते हैं। बाद में आपको इधर का सिस्टम वगैरह आपको समझ जाएगा, तो आप सेल्फ में करके सेल्फ में आप अच्छे सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, आप आने वाले नए लोगों को प्रेफर करते हो हंगरी हाँ, कंट्री? हाँ जी। वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप अपने देखने वाले नेपाली फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहो, आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वे कर सकते हो अपना मैसेज नेपाली लैंग्वेज में, क्योंकि आपको यहाँ पे इस वक्त काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं नेपाल से, तो आप अपनी लैंग्वेज में अगर उनको हंगरी के बारे से कुछ बताना चाहो तो। तपाईँहरूलाई आउन चाहनुहुन्छ भने एकदम राम्रो छ होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सेभिङहरू राम्रो हुन्छ, सेल्फमा गर्दाखेरि हजुरले डिपेन्डेन्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यही माथि हजुरलाई फ्युचर पनि राम्रो छ। यहाँबाट हजुरले पोर्चुगलको लागि चाहिँ टिआरसीको लागि गर्न पनि सक्नुहुन्छ इजिली। हजुरले लिगल तरिकाले हुन्छ, जस्तै कि पोर्चुगल गएर हजुरले अब 1-2 वर्ष बिताएर हजुरले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट हजुरले लिगल तरिकाले 2-3 महिनामा चाहिँ हजुरले आसानीसित गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही अब कति हुन्छ सेभिङ चाहिँ अब भन्दाखेरि हजुरको मन्थली चाहिँ हजुरको नेपाली भन्नुपर्दा 1 लाख आसानीसित बच्छ। त्यस्तै ट्याक्स बुझाएर एकोमोडेसनलाई बुझाएर चाहिँ हजुरको राम्रोसित बच्न सक्छ। र तपाईँलाई अब पहिला सुरु कम्पनीमा आउनुभन्दा पहिला डकुमेन्टहरू चाहिँ एकदम पहिला सुरु रिड गरेर आउनु होला। कन्ट्र्याक्टहरू के कस्तो छ, कति स्यालेरी दिन्छ र कति पर्सेन्ट ट्याक्स काट्छ, कति हाम्रो भिजा दिएको हुन्छ, त्यो अनुसारले हजुरले हेरेर आउनु। किनभने अब कम्पनीहरूले चाहिँ मनलाग्दो गर्न सक्छ। हजुरले पछि आएर कम्पनीबाट छोडेर चाहिँ हजुरले ट्याक्स आइडी आफ्नो सेल्फ गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही इस्युहरू छैन। त्यही हो, कन्ट्र्याक्टहरू सबै अब पढेर हजुरले सबै गरेर बुझेर राम्रोसित आउनु होला। त्यही अब जाडो सिजनमा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, नत्र अब हजुरको 2-3 महिना चाहिँ जाडै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको राम्रो छ डेलिभरको लागि। हजुरले आफ्नो वाइफहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ पछि। त्यही घुम्ने ठाउँहरू राम्रो छ। अब हजुरको नेपाल जस्तै हो, वेदर अलि जाडो छ, त्यही हो। नत्र हजुरको पहाड इलाकाहरू देखाउनु सबै राम्रो छ। ओके रोशन भाई, थैंक यू सो मच और आपके आने का, और आप तमाम देखने वालों का, नेपाल से, इंडिया, पाकिस्तान से जो लोगों ने भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो नेपाल से, इंडिया से या पाकिस्तान से हंगरी में आना चाहते हैं। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।